सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी उलटफेर का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? नेशनलिज्म नैरेटिव में कुछ विपक्षी दल इतनी बुरी तरह से विफल क्यों हो रहे हैं? और पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच रेवड़ी कल्चर पर बहस क्यों छिड़ी हुई है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ मजा खत्म हो गया, क्रिकेट भी खत्म हो गया आजकल कई दिनों के बाद में, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी गए, तो लगता है स्पोर्ट्स का थोड़ा अभाव हो रहा है आजकल। हाँ, इसलिए आई थिंक सवाल भी स्पोर्ट्स से जुड़े इस बार नहीं आए, खेल जगत से जुड़े। ठीक है, एक हफ्ते में फिर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एशिया कप आ रहा है। हाँ, पर राजनीति में काफी कुछ हो रहा है। हाँ, राजनीति में तो कुश्ती हो रही है ना। हाँ। कुश्ती या बॉक्सिंग, उसमें बिलो द बेल्ट वगैरह सब अलाउड है। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये पता है बिलो द बेल्ट क्यों कहते हैं? नहीं शेखर, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि ये बॉक्सिंग से आता है। अच्छा। तो आप देखिए, कोई भी फोटो देखेंगे बॉक्सर्स की, तो उनको एक बेल्ट बांधते हैं रेफरी। हर बॉक्सर बेल्ट के साथ होता है। तो उस बेल्ट के नीचे दूसरा नहीं मार सकता है। अच्छा। इसलिए कहते हैं बिलो द बेल्ट अलाउड नहीं है, वो फाउल होता है। तो बॉक्सिंग में बेल्ट होती है, बॉक्सिंग से बात आती है। तो कई चीजें हम क्रिकेट से बहुत कहते हैं कि ये बैकफुट पे हो गए, ये नो बॉल हो गई, वाइड बॉल हो गई। कई जगह क्रिकेट की बातें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बॉक्सिंग की है बिलो द बेल्ट। और इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कहाँ से आता है। बॉक्सिंग के लिए कहते हैं बिलो द बेल्ट, और कुश्ती के लिए कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। क्योंकि कुछ कुश्तियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ होल्ड मतलब कौन से दाव, कुछ में कुछ नहीं अलाउड होते। अच्छा। जैसे ग्रीको रोमन स्टाइल होती है, उसमें आधी बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो लेकिन जैसे कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड, के जो मर्जी करो। अच्छा, तो चलिए आज के खेल जगत के सवाल ना होने की कमी हमने पूरी कर दी। तो सिर्फ ये क्रिकेट से नहीं आते, ये हर खेल से आते हैं। चलिए, इसी के साथ राजनीति पे जो हमारे पास आज सवाल आए हैं, सबसे पहला जो सवाल है वो सिद्धार्थ पुरहारा का है, जो यही पूछ रहे हैं। बिहार पे कई सवाल आए हैं, पूछ रहे हैं क्या बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर होगा? कुछ तो असर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि बहुत एक हमारे यहाँ ना, जो हमारे राजनीति के बहुत विशेषज्ञ हैं, जो बड़े वैज्ञानिक अपने को समझते हैं राजनीति के जी। उनका एक बिहार सिंड्रोम है। वो जैसे पहले कहते थे व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। तो ये सोचते हैं जो बिहार आज सोचता है, भारत की राजनीति वही सोचती है। अच्छा। ये बात 1974-75 में थी, जबकि जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट बिहार से शुरू हुआ, और उसी मूवमेंट से लालू और नीतीश ये सब लोग निकल के आए, या पड़ोस में यूपी में मुलायम सिंह वगैरह आए, या फिर 1989-90 में था जब मंडल कमंडल शुरू हुआ जी। लेकिन अब बिहार का देश की राजनीति पर उतना असर नहीं है। और दूसरी बात कि नीतीश चाहे अब मुख्यमंत्री बन भी जाएं, पर इतने बड़े वो राष्ट्रीय फिगर इस समय नहीं है कि उनकी छत्रछाया में, उनके नेतृत्व में सारे विपक्षी दल पीछे आ जाएं। ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर तो ममता बनर्जी बोलेंगी कि मैं तो 30 से ऊपर सीटें लेके आऊंगी जी। आप कितनी लेके आएंगे? आप अपनी पार्टी के तो इतनी नहीं लेके आएंगे ना, आप चाहे महागठबंधन के लिए आए। तो ये अब ये राजनीति बहुत आगे बाकी है, लेकिन ये एक बीजेपी को सेटबैक है, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में एक बड़ा राज्य उनके हाथ से गया है, और इस राज्य पे बीजेपी की पकड़ इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मान लीजिए यूपी में है जी। या मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब वो हारे भी कांग्रेस से तो 2-4 सीट से ही कम रहे थे, तो फिर भी उनकी इतनी गहरी पकड़ है। बिहार में इतनी गहरी पकड़ नहीं है, और बिहार में अगर अपर कास्ट पार्टी रही वो, तो ज़्यादा लोग, उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगे, तो उनके लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि एक बार कहीं शुरू होता है, एक विकेट गिरता है, तो फिर क्रिकेट की बात आ गई कि आमतौर पर जब एक विकेट गिरता है तो 1-2 और गिरते हैं उसके बाद में जी। तो सब किसी को उम्मीद हो जाएगी अब कहीं और होगा। मान लीजिए महाराष्ट्र में कल को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, BMC का चुनाव हो जाए, और उसमें शिवसेना जीत जाए,
ठाकरे वाली शिवसेना, तो वहां कुछ उथल पुथल हो सकती है। जी। तो इनसे सब चीजें हिलती हैं। और थोड़ा सा आप देखें, जैसे तेलंगाना में केसीआर का चुनाव होगा तो उनको थोड़ा सा ढाढ़स हो जाएगा। तो ऐसे फर्क पड़ते हैं इन चीजों से। और वैसे नीतीश ये भी है कि बोलेंगे भी, और बिहार में जैसी स्थिति है और बिहार की जैसी राजनीति है, वहाँ पे सीबीआई ईडी भेज के धमकाना भी इतना आसान नहीं होगा। अगला जो सवाल है, इनका यूज़र नेम है सोशल मीडिया। इस सवाल के बारे में आपने थोड़ी अभी बात की, लेकिन चूंकि कई दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे, ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की दौड़ में हैं? ये दौड़ में तो सभी हैं, लेकिन ये दौड़ में ऐसे हैं कि जैसे कोई रेस शुरू होती है तो उसमें 30, 40, 50 लोग भी, जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होती है खास करके, आप मैराथन देखें, सैकड़ों लोग होते हैं जी। है ना, जैसे बॉस्टन मैराथन, बॉम्बे मैराथन, या कहीं के भी लंदन मैराथन। तो उसका मतलब यही नहीं होता कि सब फ्रंट रनर हैं। फ्रंट रनर होते हैं जो आगे के 10-12 होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आगे के 10-12 में अभी नीतीश होंगे, क्योंकि नीतीश सिर्फ इसीलिए नहीं हो सकते प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कि मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं बहुत बड़ी ब्रांड हूँ। वो ब्रांड बिहार में है। देश बहुत बड़ी बात है। इस देश में वही होगा, वही उसी का चांस है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने का, जो थोड़ा क्रेडिबल मोदी जी का मुकाबला कर पाए, जिसके पास कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा, या तो जिसको कांग्रेस की सपोर्ट होगी या जिसके पास कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा। क्योंकि कांग्रेस का 20% वोट पॉकेट में है इस देश में। जब तक वो किसी को नहीं मिलेगा तब तक कोई मोदी जी को चैलेंज कर ही नहीं सकता है। अगला सवाल जो है वो विवेक कुमार शुक्ला का आ रहा है। जनरल सवाल है कि राजनीति में पलटती सत्ता को कैसे लोग विश्वास करें भारतीय लोकतंत्र में, चूंकि उलट पलट देश के लिए बहुत ही घातक हो चला है। देखिए, उलट पलट इतना घातक नहीं होता है। ये हमने एक बार ये रिसर्च भी करी थी और ये एक नेशनल इंटरेस्ट लिखा भी था मैंने, बल्कि इसके साथ हम लिंक शेयर कर देंगे, जिसमें हमने ये दिखाया था कि भारत जब उलट पुलट होती है और जब यहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनती है दिल्ली में, तब जो भारत का जो आर्थिक ग्रोथ का रेट है, बढ़त का रेट है, या जो वृद्धि का रेट है, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, उसमें एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि जब आपके पास मिलीजुली सरकार होती है तो आपको एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है। आप मंत्रिमंडल भी बनाते हैं तो सबसे टैलेंट आपको लेना पड़ता है जी। जैसे कि देखिए कि अटल जी ने सरकार बनाई, एनडीए की थी, तो डिफेंस मिनिस्टर हमेशा जॉर्ज फर्नांडिस को रखा। उनकी पार्टी के तो नहीं थे वो। और एक और बात यह है कि जब आपकी गठबंधन की सरकार होती है, आपको फिर स्पेसेस ट्रेड करनी पड़ती हैं, गिव एंड टेक जी। तो फिर उसके भी फायदे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक पार्टी की सरकार गलत होती है, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ उथल पुथल से या उलट पलट से हमें नुकसान होता है, ये ठीक नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि उलट पलट हो, लेकिन जो हमारी राजनीति है उसमें जो ऊपर जो बड़े बड़े काम करने हैं, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चलती रहे, स्टेट की असेंबलीज चलती रहें, बिल पास होते रहें, लोग तरीके से वहाँ पे डिस्कस करते रहें, वहाँ पे बहस करते रहें, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता है। उसको मैं कहूँगा कि हमारी पॉलिटिक्स एक तरह से टूटी हुई है जी। अगला जो सवाल है वो तेजा मैसूर का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर है, हमें कई बार सवाल भेजते हैं। आपको सवाल भी पसंद आएगा, इसमें क्रिकेट का रेफरेंस है अंत में। ये पूछ रहे हैं कि नेशनलिज्म के नैरेटिव में कुछ विपक्षी दल इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो रहे हैं। ताज़ा उदाहरण जो ये दे रहे हैं वो है हर घर तिरंगा अभियान का। वो पूछ रहे हैं कि कोई इसके खिलाफ एक स्टैंड को कैसे सही ठहरा सकता है और फिर भी चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकता है। ये फुल टॉस बॉल से क्लीन बोल्ड होने जैसा है। देखिए, फुल टॉस में क्लीन बोल्ड कई होते हैं, क्योंकि कुछ तो वो होते हैं जिनको लालच आ जाता है। अब देखिए, उसको कितना भी जोर से मारे हैं फुल टॉस को, अब 6 से ऊपर रन तो नहीं ले सकते ना जी। तो लोग इतना घुमाते हैं कि शायद 8 मिल जाए, 12 मिल जाए, मिल नहीं सकते। तो उस चक्कर में बैट पहले घूम जाता है, बॉल बाद में आती है, या तैयारी करते रहते हैं, बॉल पहले निकल जाती है। तो फुल टॉस पे बोल्ड होने के लिए बहुत खास एक टैलेंट चाहिए। वो टैलेंट हमारी बहुत ऑपोजिशन की पार्टीज में, खास करके कांग्रेस में। क्योंकि अगर वो कहते हैं घर घर तिरंगा, बोले मेरे घर में तो 2 तिरंगा है, तिरंगे से कौन झगड़ सकता है। ये बात आप देखिए कि समझ आती है। जैसे घुटे हुए पॉलिटिशियन है, जैसे केसीआर है, उन्होंने कहा मैं खुद ही तिरंगा बांट रहा हूँ जी, है ना। और उससे भी आगे हैं, हालांकि वो नौजवान है, केसीआर तो सीनियर हैं, नौजवान केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा रे हर घर तिरंगा, हर मोड़ पे तिरंगा। उन्होंने दिल्ली में 500 तिरंगे खड़े कर दिए। तो उन्होंने उस बात को उल्टा कर दिया बिल्कुल। पर लेकिन
कई पार्टियों की ये समस्या है कि वो अगर मोदी जी ने कुछ कहा तो हमें उससे उल्टा ही कहना है, और इसमें मोदी जी उनको ट्रैप भी कर लेते हैं जी। कि मैं कह रहा हूँ, अरे फिर बोलो, अरे आप नई बात क्या कर रहे हैं, हम तो सब ये बात कर रहे हैं, हम कब से ये बात कह रहे हैं, हमने तो तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जो मर्जी कहना है कहो, लेकिन ये कहना कि उसको ट्रोल करना या मजाक उड़ाना कि अरे तुम्हारा झंडा तो पॉलिएस्टर का है, अरे तुम्हारा झंडा तो खादी का नहीं है, ये सब बकवास बात है और ये छोटी सोच की बात है। इसीलिए ये लोग राजनीति में मार खाते हैं। अगला सवाल जतिन अग्रवाल का है। वो पूछ रहे हैं कि जब से पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर की बात की है तब से अरविंद केजरीवाल रोज इस मुद्दे पर कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, रेवड़ी कल्चर में जो हमला है प्रधानमंत्री का, वो डायरेक्टली केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि अभी देश की राजनीति शिफ्ट हो गई है। अभी तक बीजेपी की राजनीति सारी थी कांग्रेस के खिलाफ या दीदी के खिलाफ, जहां जहां उनका मुकाबला था वही मेनली वही है। लेकिन इस साल जो होने वाला है, इस साल जो 2 बड़े चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल चाहे थोड़ी स्टेट है लेकिन बीजेपी की स्टेट है और हिंदी वाली स्टेट है, तो बीजेपी उसको हार नहीं सकती। हारने में बहुत नुकसान होगा उनको, क्योंकि उसकी हवा इधर उधर फैलेगी। पंजाब ऑलरेडी हार चुके हैं और हरियाणा डामाडोल है ही, उनके पास पूरा है ही नहीं। हरियाणा में तो जो मलाई है वहाँ की सारी, वो तो चौटाला के पास है, दुष्यंत के पास है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो घबराते हैं। और दूसरी बात कि इस साल गुजरात में चुनाव है, वो बहुत बड़ी चीज़ है मोदी जी के लिए, क्योंकि उनकी अपनी स्टेट है जी। अब गुजरात में और हिमाचल में आम आदमी पार्टी घुस गई है, और आम आदमी पार्टी की एक बात है कि वो भी साल भर पहले कैंपेन शुरू कर देती है। वो कांग्रेस की तरह नहीं है कि वो इम्तहान की पहली रात को रट्टा मारे और फिर बोले अच्छा ये तो मुझे कुछ आता नहीं, इस साल मैं क्या बोलते हैं गैप ईयर ले लेता हूँ, है ना, इस साल मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अगले साल करूँगा। तो वो तो नहीं करते। तो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो मोदी जी को पता है कि इस साल की राइवलरी जो है उनकी, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी क्या करती है, वो हिमाचल भी गई, वो गुजरात भी गई, इतने यूनिट फ्री बिजली, ये चीज़ फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री, ये उनकी पॉलिटिक्स है जी। क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो इतनी कोई है नहीं। बाकी है कि हम ईमानदार हैं, हम करप्शन नहीं होने देंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने रेवड़ी की बात कही, और इसीलिए ये बिफरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल भी इस बात से, क्योंकि ये उनकी राजनीति के ऊपर सीधा हमला है। तो ये आपको नया चैप्टर भारत की राजनीति में अब खुल रहा है जी। जो कि बीजेपी बनाम आप है। अगला जो सवाल है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी पर यूपी सरकार की हालिया कार्यवाही पर आपके क्या विचार हैं। अच्छा किया और बंद करना चाहिए, बल्कि अब मैं कहूँगा कि यही काम अगर मान लीजिए किसी मुसलमान ने किया होता, बुरा मत मानिएगा कहने में, तो उसके ऊपर NSA लग गया होता अब तक। और ये बुलडोजर भेजना, उसकी बालकनी तोड़ देना, पहली बात तो बुलडोजर की कहानी ही गलत है। आपके पास इतने कानून है, आप कानून में किसी को सजा दीजिए। ये कोई 8वीं सदी का राज थोड़ा है कि आपने बुलडोजर भेज दिए कि उसका घर तोड़ दो, ना वकील, ना अपील, ना दलील, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर उसको अरेस्ट ही किया था, तो अगर आप सोचिए, दिल में अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर ये मुसलमान होता तो इसके ऊपर अब तक NSA लग गया होता कि नहीं। अब ये 15 दिन में छुट जाएगा, और ठीक है उसको 15 दिन में बेल हो भी जानी चाहिए। अपूर्वा बताएंगे, आपको कानून जानती है, लेकिन जो उसकी होती है उतनी वैसे बाकियों की भी होनी चाहिए, बाकियों की तो नहीं होती है। तो ये इसके बावजूद मैं कहूँगा कि यूपी सरकार ने जो एक्शन लिया वो अच्छा लिया और ठीक लिया, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं कि उसने एक महिला की बेइज्जती करी थी, ये एक दादागिरी एक अलग तरह की है, ये माफिया टाइप चीज़ है कि आप यहाँ गमला नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पेड़ नहीं लगाएंगे, मैं आपको गली निकाल दूंगा। ये पढ़े लिखे लोग हमारे देश में ये करें, बहुत शर्म की बात है, और ये बहुत कानून का उल्लंघन भी है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो कुशल देवताले का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि आप ट्रंप के घर पर FBI के छापे को कैसे देखते हैं। क्या बाइडेन लेटेस्ट पोल्स और आगामी मिड टर्म चुनावों से डरे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका में एक बात मैं कम से कम कहूँगा कि वहाँ पे FBI वगैरह इस तरह से सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेके काम नहीं करते जैसे हमारे यहाँ करते हैं जी।
और दूसरा जो उनका जुडिशियल सिस्टम है अभी बहुत स्ट्रांग है, तो FBI को भी जाने के लिए पहले वारंट लेना पड़ा। वारंट लेने से पहले काफ़ी फैक्ट्स कोर्ट को देने पड़े, तो वारंट लेके गए हैं। और FBI के डायरेक्टर खुद बोल रहे हैं, FBI के डायरेक्टर मेरिक गारलैंड, FBI के डायरेक्टर, मतलब वो बोल रहे हैं उसके बिहाफ पे कि मेरे पास ये सबूत हैं। अब वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाने से पहले राष्ट्रपति, उनके जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस, वहाँ से कुछ कागज़ ट्रंप ले गए हैं। उनमें से कुछ कागज़ वो कहते हैं हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके बारे में वो भी ले गए। अब ले गए कि नहीं ले गए हमें पता नहीं है, लेकिन अगर उस बात का शक है और इतना उनके पास एविडेंस है कि कोर्ट उनको वारंट दे रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये बाइडेन के कहने से करेंगे। ये सुना नहीं है कभी। और दूसरी बात ये कि किसी इमीडिएटली जो प्रेसिडेंट रहा हो उसके यहाँ जाके करना, वहाँ पे जहाँ के प्रेसिडेंट की इतनी भारी ताकत होती है, वो कोई हल्की सोच से नहीं करेगा, वो बहुत सोच समझ के किया होगा। अगला सवाल तो इसको मैं पॉलिटिकल एक्शन नहीं मानता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ है अगला सवाल भी, ये है सर हम्फ्री एप्पलबाय का, जो कि हमारे मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप पर FBI की छापेमारी से अमेरिका में खासा बवाल हो गया है, यहाँ तक कि डेमोक्रेट भी छापेमारी को सही ठहराने के लिए उचित कारणों की मांग कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में ED हर हफ्ते नेताओं के यहाँ छापेमारी करती है, दोनों देशों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? देखिए, ये जितने अच्छे आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने स्ट्रांग होते हैं, उतना ही आपके यहाँ लोकतंत्र स्ट्रांग होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, और कुछ कानून हमने ऐसे बना दिए हैं, जैसे ये ED के कानून है, ये बिल्कुल एक तरफा कानून बन गए। बाकी यूआपा वगैरह हैं, वो भी एक तरफा बन गए। अब ये भी सच्चाई है कि सारे कानून इस सरकार ने नहीं बनाए, पहले वाली ने बनाए थे, जिप शोर कर रहे हैं। हालांकि कुछ को इस सरकार ने और ज्यादा एक तरफा बना दिया है। पर यह है कि अमेरिका में भी नई बातें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और एक बार जब किसी बात की शर्म खुल जाती है तो फिर वो दोबारा होती है। तो अब एक ट्रंप के ऊपर रेड हुई है, मान लीजिए कल को ट्रंप फिर से बन जाए प्रेसिडेंट, वो जरूर किसी न किसी के घर, बाइडेन के घर या किसी न किसी के घर वो रेड कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद और कराएंगे ही कराएंगे, नहीं कराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगला जो सवाल है वो आ रहा है अरविंद TSY से, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान से सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी के बाद एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि US यूरोप और इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन चाहे वो तालिबान हो या पाकिस्तान जिसने जवारी को बेच दिया हो, ये स्पष्ट है कि US अभी भी इस क्षेत्र में एक रणनीतिक लक्ष्य की खोज में है। ये लक्ष्य क्या हो सकता है? देखिए, इस समय जो ये हमारा हिस्सा है एशिया का, अमेरिका के लिए बहुत दूर है, और उनके लिए यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े देश हैं। पाकिस्तान में 22-23 करोड़ लोगों का देश है, तो इन देशों के ऊपर इतना एक्टिव इन्फ्लुएंस रखना, अपने लोग रख के संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब अभी वो एक तरह से रिकवरी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जैसे अफगानिस्तान से विड्रॉ किया वो बेवकूफ़ी के तरीके से किया, और मैं कहूँगा कि कायरता से भी किया, क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने देश की बहुत ज़्यादा इज्जत बर्बाद करी, और उस समय कर गए, उससे हिले हुए थे, गलती हो गई है ना। और क्योंकि तालिबान ने अपने वायदे भी नहीं पूरे किए कि हम लड़कियों को स्कूल जाने देंगे, अब तो 1 साल हो गया नहीं जाने दिया, तो उससे हिले हुए थे। उसके ऊपर अचानक रूस ने ये यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब ये बात आ गई यूरोप की, क्योंकि अगर रूस के हाथ में यूक्रेन आ गया तो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर वो पोलैंड को धमकाएगा, फिर वो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, जो पहले बाल्टिक देश हैं, छोटी छोटी आबादी के देश हैं, उन सबको धमकाएगा। वो नेटो के सदस्य भी हैं, पोलैंड भी है, तो वो एकदम सारा फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बीच में चीन ने शुरू कर दिया ताइवान के ऊपर, तो ये सारी बातें हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अभी अमेरिका के पास इतना समय नहीं है या इतनी माइंड स्पेस नहीं है कि वो एशिया की तरफ इतना देख पाए। इसलिए अमेरिका सोचेगा कि जो एशिया की ताकतें हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया हालांकि अपना महाद्वीप है लेकिन एक तरह से एशिया का ही एक्सटेंशन है वो, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और उनमें भारत भी है, जो 3 क्वाड के सदस्य हैं। ये तीनों बड़ी शक्तियां हैं, ये यहाँ पे स्थिरता रखेंगी, स्टेबिलिटी रखेंगी। तो
यहाँ पे ये नहीं कि अमेरिका का बेड़ा रोज आज ये एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहा है, आज वो घूम रहा है। अमेरिका यहाँ पे थानेदारी नहीं कर सकता है और हमें इसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो चिपमोंग का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि एमनेस्टी की रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन की लड़ाई की रणनीति नागरिकों को खतरे में डाल रही है। वो बोल रहे हैं कि हालांकि एमनेस्टी ने नाराज़गी के बाद माफ़ी मांगी है, लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सच थी और ऐसा क्यों है कि जब भी यूक्रेन की ओर से यूक्रेन की कोई आलोचना होती है, भले ही वो आलोचना सही हो, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। देखिए, आप एक तो पहली बात आपका सेकंड हाफ, जो दूसरा हाफ है आपके सवाल का, उसका जवाब पहले देता हूँ। इसमें ये तो कोई शक ही नहीं कि इसके अंदर विक्टिम कौन है जी। और इसके अंदर हमलावर कौन है। तो हमलावर रूस है और जो विक्टिम है, जो शिकार है, वो यूक्रेन है। क्योंकि सिर्फ 4-4.25 करोड़ की आबादी का देश है। ये ऐसा देश है जिसकी एयरफोर्स के पास जिस दिन लड़ाई शुरू हुई सिर्फ 93 जहाज थे, 93, और रूस के पास तो कितने हजार थे। जी जी। तो ये बिल्कुल निर्बल से लड़ाई बलवान की थी। तो उसमें रूस घुस गया। तो ये अंडरडॉग जैसे कहते हैं, वो तो यूक्रेन ही है। इसलिए आप कहेंगे कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, कि कोई लड़की को कोई परेशान करे तो उसको बोले आपने कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, है ना। तो उसी तरह से है कि यूक्रेन को आप अगर अब दोष दें, अरे आपने बात क्यों नहीं मानी, आपसे इतना बड़ा देश है। कल को मान लीजिए कि भगवान ना करे चीन भारत में हमला कर दे जी, और 10-15 मील अंदर घुस आए और दुनिया में से लोग कहने शुरू करें, अरे यार तुम क्यों उनसे लड़ रहे हो, आपसे वो 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है, आपसे इतनी बड़ी उनकी सेना है, आप अपने देश को बर्बाद करोगे, इससे अच्छा सरेंडर कर दो, जो कहते हैं मान लो, हमें कैसा लगेगा। तो इसीलिए जो लोग यूक्रेन की आलोचना करते हैं, इसीलिए उनका एकदम क्रिटिसिज्म होता है जी। कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। एक तो ये है। दूसरा, जहां तक एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात है, अगर वो रिपोर्ट आप पढ़ें तो रिपोर्ट ही बड़ी डॉजी है। क्योंकि जो एमनेस्टी का जो यूक्रेन में जो प्रतिनिधि है, वो तो उसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा। उसने उसको डिसोन भी कर दिया, उसने एमनेस्टी को छोड़ भी दिया। अच्छा, यूक्रेन में तो फिर भी लोकतंत्र है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है। आपने कभी जाके देखा कि जो रशिया में जो कैदियों के कैंप है, वहाँ क्या हो रहा है। जो रशिया में इतनी पॉपुलेशन, वहाँ की बच्चे जो ले गए वो दूर साइबेरिया तक, उनका क्या हो रहा है। तो ये एक तरफा लगी रिपोर्ट और इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। हालांकि उन्होंने माफ़ी बड़ी क्वालिफाइड मांगी है। उन्होंने कहा जो फैक्ट्स हैं उनको हम मानते हैं। उस पर भी एक दूसरा यूक्रेन का भी व्यू है, वो ये है कि देखिए हमारा 1 और 10 का मुकाबला है और जहाँ आर्टिलरी या तोपखाना, वहाँ तो 1 और 10 से भी ज़्यादा का मुकाबला है। तो अब ऐसे में हम क्या जाके खेत में खड़े हो जाएं कि रूसी हमें मार दें एकदम, क्योंकि खेत में वो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं जी। और रूस तो उनके शहरों में वैसे ही बॉम्बिंग कर रहा है। आज की बात नहीं, जिस दिन पहले दिन लड़ाई हुई थी, जिस दिन रूस ने शुरू की, उस दिन भी मिसाइल उनके शहरों में जाके गिरे थे। तो ये क्या तरीका है कि या तो आप बाहर आके कट के मर जाओ, नहीं तो आपके लोग मरेंगे सिविलियन और आपकी जिम्मेवारी है। ये विक्टिम ब्लेमिंग है। अगला जो सवाल है वो मुरलीधर केआर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत में कभी नया सीडीएस होगा, नई नियुक्ति के पीछे किस तरह का संघर्ष हो रहा है। देखिए, सीडीएस तो होगा लेकिन संघर्ष नहीं हो रहा है, एक दुविधा है। अच्छा। जैसे मैं समझता हूँ। और दुविधा यह है कि सीडीएस क्या करेगा। पहले जो जनरल रावत थे, उसका सरकार के साथ बहुत एक तरह से विश्वास था। उनको भी पता था क्या करना है, बहुत दिन से बातें डिस्कस हो रही थी। अब वो रहते अपने टेन्योर तक, तब तक किसी और को ट्रेन करते, उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी और को तैयार किया जाता। लेकिन उनको जाना इतना आकस्मिक हो गया कि कोई तैयार नहीं था। फिर सीनियर जूनियर का फौज में बहुत सवाल होता है। फिर एज है 65 तक, 65 तक। तो ये सारी बातें हो गई और ये सारी एक साथ में फंस गई। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि तीनों सेनाएं जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, खास करके नेवी और एयरफोर्स, वो नहीं चाहते कि एक सीडीएस हो, क्योंकि उनको लगता है हमारा तो कम ही चांस है होने का, आर्मी का होगा तो हम उससे दब जाएंगे। अच्छा। जो आर्मी का चीफ है उसको भी लगता है कि अरे सीडीएस एक बन गया तो मेरा ओहदा कम हो जाएगा। फिर आपने बनाया कि सब बराबर के हैं, उसके रैंक बैजेस भी अलग तरह के बना दिए आपने। हाँ, था वो भी 4 स्टार, लेकिन उसमें उसका कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है।
ऑपरेशनल रोल नहीं है तो उसको आपने बोल दिया कि आप सेक्रेटरी मिलिट्री अफेयर्स होंगे। अगर सेक्रेटरी मिलिट्री अफेयर्स होंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में और भी सेक्रेटरी हैं, खास करके डिफेंस सेक्रेटरी जो मेन है जी, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, कई सेक्रेटरी हैं वहाँ पे। जो पहले हमारा प्रोटोकॉल है उसमें जो जितने हमारे सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका दर्जा सेक्रेटरी के ऊपर होता है। यहाँ आपने इतना ज़बरदस्त CDS बनाया जिसका दर्जा आपने सेक्रेटरी के बराबर कर दिया, वो भी किसी को पसंद नहीं आ रही बात। अब अगर आप उसका दर्जा चेंज करेंगे, उसको भी सेक्रेटरी के ऊपर करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर करेंगे तो जो आपने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया है उसका सेक्रेटरी कौन होगा? फिर सोचा गया, एक थॉट जो चल रहा है, एक सोच कि उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आदमी होता है 3 स्टार, उसको सेक्रेटरी बना देंगे। अच्छा, फिर इसमें फिर एक और दुविधा हो जाएगी कि आप सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल को सेक्रेटरी के बराबर बना देंगे। तो ये कुछ मुझे लगता है अपना मामला अपने आप भी सरकार ने उलझाया है। इसमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी, थोड़ी क्लैरिटी और ज़्यादा पहले ही सोच के इसको ठीक से करना चाहिए था, ताकि ये इन सारी बातों में और ख़ास करके प्रोटोकॉल के बातों में क्लटर नहीं होता। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो विशाल यादव का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज की महिला प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी खुद के इंस्टाग्राम पेज पर अपनी स्विम सूट में फ़ोटो डाली थी और इस कॉलेज के एक 18 साल के लड़के के पिता ने अपने बच्चे को ये तस्वीर देखते हुए पकड़ लिया था। ये कोलकाता है जो जनरली एडवांस माना जाता है, पर यहाँ ये हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमने एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में भूत बनने का निर्णय ले लिया है जो सिर्फ पास्ट की तरफ ही दौड़ते जा रहे हैं हम? देखिए, पास्ट में भी ये तो जस्टिफाई नहीं होता, ये तो बेवकूफ़ी की हद है। एक तो उस लड़के के पिताजी की बेवकूफ़ी है कि पहली बात तो आपका बालिग बच्चा है, 18 साल का एडल्ट है, बालिग है, उसके ऊपर से क्यों देख रहे हो कि वो क्या देख रहा है? अभी तो टीचर का देख रहा था, क्या पता कुछ और देख रहा होता। तो थोड़ा बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले तो वो एक गलत बात है। दूसरी बात, उसकी शिकायत करना, फिर आपको कैसे पता लगा कि टीचर है? आपने फोन पकड़ा होगा, फिर पूछा होगा कौन है। तो एक तो बाप पुरानी सोच के, ऊपर से कॉलेज, वो कॉलेज मिशनरीज का है, तो वहां भी बड़ी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ से तो आप मॉडर्न बनते हैं और एक तरफ से आप मिशनरी बनते हैं। तो इस सब ने बेवकूफ़ी करी है और ये जो भी वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सरकार है, उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए और उस टीचर को अपनी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा उनके साथ में अन्याय हुआ है। अन्याय भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह की हैरेसमेंट भी है। ये भी एक तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है, जेंडर हैरेसमेंट ही है। जी जी। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को हम सभी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमसे इसी तरह से अपना जो आप प्यार हमें देते हैं वो हमेशा देते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, झंडा फहराने से मत शर्माइएगा, बिल्कुल, हमारा झंडा है देश का।